एपिसोड 3 की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है। होमिन अपने रूम में बंद है और उसकी मोम उसे दरवाजा खोलने के लिए कह रही होती है, पर होमिन उनकी बातों को अनसुना करके एक बटरफ्लाई को देख रही थी जो अपने कोकून से निकलने की कोशिश कर रही है। बटरफ्लाई आधी बाहर निकलने के बाद थक जाती है और हार मान लेती है। यह देखकर होमिन तुरंत एक कटर लेके बाहर निकलने में उसकी मदद करती है। जैसे ही बटरफ्लाई कोकून से आजाद होकर उड़ती है तो होमिन को बहुत खुशी मिलती है, पर थोड़ी देर बाद ही वो नीचे जमीन पे गिर जाती है और उसकी सांसें भी थम जाती है। ये देखकर होमिन का दिल भी टूट जाता है। आगे होमिन को उसकी मोम के साथ अस्पताल में दिखाया जाता है और डॉक्टर बताती है कि इसे साइकोजेनिक डिसलेक्सिया है, मतलब कि चीजों को देखकर समझने वाला दिमाग का हिस्सा डैमेज हो गया है। उसकी मोम हैरान होती है कि ये तो पढ़ाई में इतनी होशियार है कि सीधा 2 क्लास आगे से पढ़ाई शुरू की, फिर ये दिमागी बीमारी कैसे? डॉक्टर बताती है कि दिमाग तेज होने से फर्क नहीं पड़ता, ये बीमारी लगातार पढ़ने, किसी चीज का बहुत ज्यादा दबाव या फिर दिमाग पर पड़ रहे तनाव के कारण होती है। कहानी प्रेजेंट में आती है और शहर में कहीं 3 दोस्तों को दिखाया जाता है जो एक ही कंपनी में काम करते हैं। उनमें से एक कॉफी लेकर आता है और कहता है, दियो इसे पीकर देख। दियो कहता है, यही तो पी रहा हूँ। दोस्त कहता है, एक बार पी के तो देख, और वो एक घूंट मार के कहता है, ये तो सच में कमाल है। दोस्त कहता है, ये कॉफी नहीं आयरिश कॉफी है, और वो हंसते हुए पूरी गटक जाता है। अब दियो अपने दोस्तों को बाय बोल के निकल जाता है। उसके जाते ही तीसरा दोस्त पूछता है कि ये आयरिश कॉफी है क्या? तो वो बताने लगता है कि उसकी डॉटर ने उसे एक बार ये कॉफी पिलाई थी, उसे बहुत पसंद आई क्योंकि वो लोग इसमें विस्की मिलाते हैं, तो आज उसने नॉर्मल कॉफी में विस्की मिलाकर आयरिश कॉफी बना दी। वहीं इधर दियो अपनी वेन लेकर जा रहा था और उसका सर घूमने लगा। तभी उसकी वेन के सामने एक बच्चा आता है और वो आंखें बंद करके ब्रेक मारता है। वेन रुक जाती है, पर वो बच्चा सड़क पे पड़ा रो रहा था। उसकी मोम दौड़ कर आती है और चिल्लाते हुए वो भी जोर जोर से रोने लग जाती है। दियो डर जाता है कि उसने ये क्या कर दिया, और बच्चे की मोम चुप होने का नाम ही नहीं लेती। वो उसे बुरा भला कहती है। दियो तुरंत पुलिस को कॉल करके बताता है कि उसने एक बच्चे को टक्कर मार दी है। एम्बुलेंस आकर बच्चे को ले जाती है। पुलिस वाला दियो को फूंक मारने के लिए कहता है और बीएससी टेस्ट का रिजल्ट देखकर चौंकते हुए कहता है, ये क्या तुमने शराब पी रखी है? ये सुनकर तो खुद दियो भी शौक में था। वो कहता है, मैंने शराब नहीं पी, पर पुलिस वाला उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि शराब पीकर ड्राइविंग करने के लिए गिरफ्तार तो करना होगा, तुम्हें जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में जाकर कहना। वहीं डॉक्टर उस बच्चे की एमआरआई करके दंग रह जाता है। अगले दिन वो उस बच्चे की मोम से मिलता है जो काफी परेशान थी और बार बार पूछ रही थी कि मेरा मिंगू ठीक तो हो जाएगा ना? डॉक्टर कहता है, दरअसल बात यह है कि बच्चे के शरीर पे कोई भी चोट के निशान नहीं है, मुझे तो लगता है कि इसकी वेन से टक्कर हुई ही नहीं है। ये सुनकर उसकी मोम चौंक जाती है और कहती है, फिर ये अपने पैर क्यों नहीं हिला पा रहा? डॉक्टर कहता है, अजीब बात तो यह है कि बच्चे की बॉडी के अंदर वैसे ही डैमेज हुआ है जो किसी बड़े एक्सीडेंट के बाद होता है, पर बाहर इसे कोई लक्षण नहीं है। तभी बच्चे की मोम के पास पुलिस का कॉल आता है जो बताते हैं कि कैमरा फुटेज चेक करने से पता चला है कि बच्चे की वेन के साथ टक्कर हुई ही नहीं है। ये सुनकर तो डॉक्टर की भी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। इधर होमिन और ली जिन इसी केस के बारे में अटर्नी यून को बता रहे होते हैं। यून कहता है, इस बात का कोई मतलब ही बनता है। ली जिन डॉक्टर की रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है, होमिन बिल्कुल सही बोल रही है, भले ही बच्चे की वेन से टक्कर नहीं हुई थी, पर उसके शरीर पर वैसी ही चोटें आई है जैसे एक्सीडेंट होने पर आती है, ऐसा डॉक्टर्स की रिपोर्ट में लिखा है। यून भी हैरान होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ली जिन बताता है कि बच्चे का केस ली एंड सीओ वाले देख रहे हैं और वो बच्चे की माँ तो पूरी पागल हो चुकी है, कैसे भी करके ड्राइवर को जेल भिजवाना चाहती है। वहीं इधर कोतेसोव जो फाउंडर का बेटा था और एपिसोड 2 में यून से जा भिड़ा था, वो अपने डेड मिस्टर कोक के पास आता है और यून की अकल ठिकाने लगाने के लिए कहता है। मिस्टर को सब कुछ समझ जाते हैं, वो ऐसा नहीं करना चाहते, पर कोतेसोव पीछे ही पड़ जाता है, इसलिए वो कॉल करके यून को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। जैसे ही यून फाउंडर के ऑफिस में आता है, कोतेसोव कहता है, ठीक है मैं चलता हूँ, और चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। मिस्टर को यून को बैठने के लिए कहते हैं और दोनों के बीच में कई देर तक बातें चलती है। आगे यून और होमिन दोनों एक अनुभवी डॉक्टर से मिलने जाते हैं और होमिन डॉक्टर को बताती है कि एक बच्चा जिसकी वेन से टक्कर होने से बाल बाल बच गई, पर फिर भी बच्चे की बॉडी की कई हड्डियां डैमेज हो गई है, जैसे कि उसे रियल में वेन ने टक्कर मार दी हो। ऐसा मेडिकली पॉसिबल है क्या डॉक्टर? और डॉक्टर जवाब देती है कि हाँ ऐसा पॉसिबल है, लगता है बच्चे के दिमाग ने इस हादसे को सच मान लिया है और शरीर को भी उसी हिसाब से नुकसान हुआ है। ये सुनकर यून चौंक जाता है, तो डॉक्टर बताती है कि इसे कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं और हो सकता है बच्चा नोसिबो इफेक्ट का भी शिकार हुआ हो। इससे पहले 1950 में लिस्बन से इंग्लैंड तक वाइन ले जाने वाली एक कार्गो शिप पे ऐसी घटना हो चुकी है। उस कार्गो शिप से इंग्लैंड के एक बंदरगाह पर वाइन का आखिरी ड्रम भी उतार दिया गया और लिस्बन के लिए रवाना हो गया, लेकिन उनके क्रू का एक मेंबर गलती से वाइन के एक फ्रीजर कंटेनर में फंस गया जो किसी को पता नहीं था। जब वो मिला तो ठंड से मर चुका था, पर कमाल की बात तो ये थी कि फ्रीजर में वाइन बची ही नहीं थी, इसलिए फ्रीजर का स्विच बंद कर दिया गया था, जिससे अंदर का टेम्परेचर 18 डिग्री था और ये इतना कम नहीं होता कि कोई ठंड से मर जाए। पर उसकी मौत की वजह में वही सारे लक्षण शामिल थे जो किसी ठंड से जमकर मरने वाले में देखे जाते हैं। मैं फ्रीजर से निकल नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैं ठंड में जमकर मर जाऊंगा, सिर्फ इस ख्याल ने उस बेचारे की जान ले ली। पूरी कहानी सुनकर होमिन और यून दोनों ही सोच
सोच में पड़ जाते हैं। यून कहता है एक काम करो, कैमरा फुटेज देखकर वहाँ मौजूद गवाहों की लिस्ट बनाओ और उनका बयान भी दर्ज करो। आगे होमिन जाकर हादसे के दौरान जो लोग वहाँ मौजूद थे उनसे पूछताछ करती है तो पता चलता है कि बच्चे की मां ने ओवर रिएक्ट किया था, जिसके चलते सबको लगा कि सच में वेन ने बच्चे को टक्कर मारी है। अगली सुबह ऑफिस में अलार्म की आवाज सुनकर हेयोन नींद से जागता है और टाइम देखते ही उसकी सीटी बीटी गुल हो जाती है। जल्दी से होमिन को उठाने की कोशिश करता है जो वही बेंच पर अखबार उठकर सोई थी। होमिन आधी नींद में होती है और जब सुनती है कि यून सर के साथ मीटिंग है तो बेचारी जैसी हालत में थी वैसे ही दौड़कर मीटिंग में चली आती है। अटर्नी यून उसके चेहरे को देखकर कहती है तुम्हारे यहाँ पे दाढ़ी आई है क्या? और लीजिन उसके चेहरे पर छपी वो अखबार की न्यूज पढ़ता है जिसमें लिखा था कि नए रिक्रूट भारी तादाद में वर्क लाइफ बैलेंस की तलाश में लो फर्म छोड़ रहे हैं। भले ही कम सैलरी मिल रही हो पर इन हाउस लॉयर बन के खुश है। और वो कहता है तुम्हें गाल पर छापने के लिए यही खबर मिली थी क्या? होमिन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। तभी चोई दबी आवाज में कहती है कि तुम रात में अखबार पर सोई थी क्या? तुम्हारे गाल पर न्यूज प्रिंट हो गई है। ये सुनकर होमिन जल्दी से अपने गाल को साफ करने की कोशिश करती है। सब लोग उसे देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो थूक लगाकर गाल को साफ करने लग जाती है। ये देखकर यून उसे अपनी रुमाल देता है जिससे वो कई हद तक गाल को साफ भी कर लेती है और रुमाल वापस यून को वापस देने लगती है पर वो झिझक कर उसे रुमाल अपने पास ही रख लेने के लिए कहता है। लीजिन कहता है पर एक बात बताओ, तुम दोनों सोए क्यों नहीं थे? इतना काम तो मैंने तुम्हें दिया ही नहीं था। और हेयोन बताता है कि डोयुन सर ने उन्हें काम दिया था। लीजिन पूछता है पर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तो होमिन कहती है क्योंकि वो मिस्टर कोक के केस से जुड़ा संगीन मामला है, तो पिछली बार की तरह हम लोग किसी झगड़े की वजह नहीं बनना चाहते थे। अटर्नी योन कहती है पर मिस्टर कोक का केस तो पिछले हफ्ते ही क्लोज हो गया। ये सुनकर होमिन और हेयोन तो दंग रह जाते हैं और लीजिन कहता है इसका मतलब वो बदला ले रहा है। योन भी उनकी बातें सुन रहा था और वो कुछ सोचने के बाद कहता है चलो मीटिंग शुरू करते हैं। अब होमिन सबको बताती है कि अगर ये नोसिबो इफेक्ट है तो मिंगू के शरीर के शारीरिक लक्षण दिमागी भ्रम का नतीजा है। वेन की ठोकर लगने के भ्रम ने मिंगू के बदन में चोट जैसे लक्षण पैदा किए हैं। हादसे की कैमरा फुटेज को देखे तो बच्चे की मां को लगा कि वेन की जोरदार टक्कर लगी है। उसने ब्रेक की तेज आवाज सुनी और बच्चे को वेन के ठीक सामने बैठा हुआ पाया तो घबराहट में ये सोच लिया कि उसे टक्कर लगी है और चोट लगी होगी। लेकिन बच्चा तब अपनी माँ का रिएक्शन भी देख रहा था। उसकी माँ ने उसे सड़क पर देखकर ऐसा दर्दनाक रिएक्शन दिया जैसे वेन ने उसे ठोका हो। तो जब बच्चे ने अपनी माँ का रिएक्शन देखा तो उसने मान लिया कि उसे टक्कर लगी है। यून कहता है सही कहा, पर इसे कोर्ट में साबित करवाना मुश्किल होगा कि यह टक्कर के डर से हुआ है या फिर माँ के ओवर रिएक्शन की वजह से। पूरी बात सुनने के बाद सब लोग होमिन और यून की तारीफ में तालियां बजाते हैं और होमिन भी काफी खुश होती है। अब मीटिंग के बाद जब यून अपने ऑफिस की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में उसे कोतेसोप मिल जाता है पर यून उसके पास रुके बिना ही आगे निकल जाता है। कोतेसोप उस पर चिल्लाते हुए पूछता है कि तुम मेरे पास रुके क्यों नहीं? यून उसे बताता है कि अभी उसे काम है और बिना पंगे लिए चुपचाप अपने ऑफिस में चला जाता है। लीजिन पूछता है कहीं सच में तुम्हें मिस्टर कोन ने ऑफिस में बुलाकर डांटा तो नहीं था? और यून कहता है नहीं, वो बात नहीं है। लीजिन कहता है इस कोतेसोप ने तो हमारी बॉस नायोन को भी छोटी कंपनी में एसोसिएट बनाकर छोड़ दिया जो बिना मिस्टर को की हेल्प के पॉसिबल नहीं है। मतलब कि मिस्टर को चाहे कितने भी ईमानदार क्यों ना बनते हो, उनके लिए खून के रिश्ते ही पहले आते हैं। इधर होमिन वॉशरूम में अपने चेहरे को साफ करके यून के उस रुमाल को सूंघती है और कहती है कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तभी उसके पास दोयुन का कॉल आता है जो उसे अपने ऑफिस में बुला रहा था। वहीं यून अपने ऑफिस में बैठा मिस्टर को के साथ हुई इस मीटिंग को याद करता है जिसमें मिस्टर को उसे अपनी मैनेजिंग पार्टनर की पोस्ट सौंपना चाह रहे थे क्योंकि वो अपनी उम्र को देखते हुए रिटायर होकर एडवाइजर के पद को संभालना चाहते हैं। पर यून ने जवाब में कहा कि वो किसी डूबते जहाज का कप्तान नहीं बनेगा। मिस्टर को ने कहा पर हमारी लो फर्म का रेवेन्यू तो पिछले साल के मुकाबले काफी बढ़ गया है। तो यून ने जवाब दिया कि ये दिए के बुझने से पहले की फड़फड़ाहट है। यहाँ पर आपने मुक्त करों को पनाह दे रखी है जो जल्दी पूरी लो फर्म को ले डूबेंगे। तभी यून को दोयुन के चिल्लाने की आवाज आती है और वो देखने बाहर चला आता है। दोयुन होमिन पर चिल्ला रहा था और लीजिन मामला संभालने के लिए दौड़ कर जाता है। दोयुन गुस्से में कहता है इसे बताओ अभी तुमने मुझे क्या कहा था? लीजिन पूछता है तुमने क्या किया? तो होमिन बताती है कि इन्होंने मुझे एक आर्टिकल ड्राफ्ट करने को कहा तो मैंने कहा आप खुद ही ड्राफ्ट बना दीजिए, मैं रिव्यू कर लूंगी। लीजिन उसकी बात सुनकर समझ नहीं पाता कि बोलूं तो क्या बोलूं। वही यून भी उसकी बातें सुन रहा था। होमिन कहती है मैंने कहा अगर आर्टिकल में अटर्नी दोयुन का नाम होगा और असल में लिखने वाली मैं हूँ तो ये तो आर्टिकल पढ़ने वालों के साथ धोखा होगा। फिर भी अगर मुझसे ही लिखवाना है तो ठीक है मैं लिख सकती हूँ सर, लेकिन फिर लेखक की जगह मेरा नाम आना चाहिए या फिर कम से कम सह लेखक की जगह। उसकी बातें सुनकर हेयोन और जोई खूब मजे ले रहे थे। लीजिन भी अपनी हंसी जैसे तैसे कंट्रोल करके उसे पकड़ के बाहर ले जाने की कोशिश करता है पर वो फिर आ जाती है और कहती है जो केस बंद हो गया था उस पे हमें काम करने को क्यों कहा था सर? दोयुन कहता है अपने बेस में टॉप आने का इतना घमंड कि अपनी जुबान पर कंट्रोल ही नहीं है। होमिन कहती है देखिए सर मैं यहाँ किसी मुफ्त कौर का नाम तो नहीं लूंगी पर ये तो वर्क प्लेस पर हेरेसमेंट है। तभी यून आकर कहता है ली एंड सीओ के साथ मीटिंग 2:30 बजे है ना, चलो हमें चलना होगा। और होमिन वहाँ से निकल जाती है। होमिन रास्ते
में पूछती है कि लीजिन सर क्यों नहीं आए, तो यून बताता है कि इस केस को हम दोनों ही हैंडल करने वाले हैं। अब दोनों ली एंड सीओ लोकम में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि मीटिंग तो 2 बजे ही शुरू हो गई, पर इन्हें तो 2:30 बजे का टाइम दिया था। वहीं इधर मीटिंग में हान दियो को बताता है कि तुमने 14 घंटे की ड्यूटी करने के बाद शराब पीकर गाड़ी चलाई। तुम्हारी लापरवाही की वजह से एक कॉन्टेक्टलेस दुर्घटना हुई जिसमें हमारे क्लाइंट के बच्चे को मानसिक तकलीफ और शारीरिक चोटें आई है, इसलिए हम 200 मिलियन बोन के हर जाने का दावा करते हैं। दियो कहता है मैंने शराब नहीं पी रखी थी, मुझे नहीं पता था कि उस कॉफी में वाइन मिलाई गई है। ये सुनकर हान उस पर चिल्लाता है और उस बच्चे की माँ कहती है अगर माफी मांगना चाहते हो तो अपने बच्चे को अपाइज करो और मेरे सामने लेकर आओ। दियो का दोस्त कहता है तुम 200 मिलियन कहाँ से लाओगे, घुटनों के बल बैठ कर माफी मांग लो। दियो अंदर से पूरा टूट चुका था और घुटनों के बल बैठ कर उनसे माफी मांगने लगता है, पर तभी यून आकर उसे खड़ा करता है और पूरी इज्जत के साथ कुर्सी पर जाके बैठने के लिए कहता है। यून हान से कहता है कि तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी, कम से कम ईमानदारी से तो खेलो। जिसके बाद हान उसकी रिपोर्ट देखकर कहता है कि तुम किस बेसिस पे कह रहे हो कि ये कॉन्टेक्टलेस दुर्घटना है, जब टक्कर लगी ही नहीं तो केस किस बात का। हान कहता है बच्चे को चोटें वेन के टक्कर हो जाने के डर से आई है, क्योंकि हादसे से पहले वो भली बात ही चल फिर सकता था जो अब नहीं कर पा रहा। यून कहता है क्या सबूत है तुम्हारे पास। हान कहता है ये तो कॉमन सेंस की बात है। यून कहता है अब तुम केस कॉमन सेंस की बेस पे लड़ोगे, हमारे पास सबूत है कि टक्कर हुई ही नहीं थी, अब सबूत पेश करने की बारी तुम्हारी है। ये सुनकर हान की बोलती बंद हो जाती है और यून होमिन को लेकर निकल जाता है। लिफ्ट का वेट करते हुए कहता है कि मुकदमे की जो भी तैयारी है वो सब तुम ही करोगी। होमिन कहती है मैं करूंगी। यून कहता है क्यों, अभी से डर गई। और होमिन एक्साइटेड होते हुए कहती है नहीं, मैं पूरी तैयारी करूंगी। वहीं हान देखता है कि होमिन यून के साथ कुछ ज्यादा ही खुश दिख रही है। अगले दिन हान कोर्ट में वही बात बोलता है जो उसने दियो को बोली थी और 200 मिलियन के हट जाने का दावा करता है। अब जज साहब डिफेंस की दलील पेश करने के लिए कहते हैं, पर इस बार यून नहीं बल्कि होमिन खड़ी होती है और वो भी पूरे टसन के साथ। होमिन कहती है कि बच्चे की मेडिकल हालत वेन की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि बच्चे की मां ली सांगमी ने जो मौके पर ओवर रिएक्शन दिया उसकी वजह से हुई है। तभी हान बीच में बोलता है कि ये क्या मजाक है, जज साहब हमें इनकी दलील नामंजूर है। तो होमिन बताती है कि ओपोजिशन लॉयर ने अभी तक कोई सबूत पेश नहीं किया है जिससे ये साबित हो सके कि बच्चे की ये हालत टक्कर की वजह से हुई है। सही वजह का पता लगाने के लिए हम बच्चे की मानसिक जांच की मांग करते हैं और जज साहब अगली तारीख तक मानसिक जांच कराने की परमिशन देते हैं। कोर्ट से बाहर आने के बाद होमिन खुद की तारीफ सुनना चाहती है और यून को देखती रहती है। जब वो तारीफ नहीं करता तब खुद ही उसे याद दिलाती है और यून कहता है हाँ आज तुमने अच्छा हैंडल किया। ये सुनते ही एक्साइटेड होकर उसे शुक्रिया कहती है। अगले दिन शाम तक बच्चे की मानसिक जांच वाली रिपोर्ट भी आ जाती है। यून बताता है कि रिपोर्ट हमारी फेवर में है। अब रात में जब होमिन अपने घर जा रही होती है तो रास्ते में उसे हान मिलता है जो कहता है कि मुझे गलती का एहसास हो गया है। होमिन कहती है केस को जीतने के लिए अगर ये तुम्हारी कोई नई चाल है तो प्लीज मुझसे दूर रहो। हान बताता है कि वो उस दिन डर गया था जब होमिन ने उसे अपनी बहन के बारे में बताया था। उसे लगा कहीं उनके बच्चे भी विकलांग पैदा ना हो, और अब वो फिर से उसके साथ पेचअप करना चाहता है, लेकिन होमिन उसकी बातों में नहीं आती और चली जाती है। घर आने के बाद वो खाना बनाती है और तभी देखती है कि उसकी प्लेट वहाँ पर नहीं है। अपनी दोस्त जियो से पूछती है तो वो बताती है कि आज तुम्हारी मोम आई थी और टूटी प्लेट देखकर उसने फेंक दी। ये सुनते ही होमिन को गुस्सा आता है क्योंकि वो उसकी फेवरेट प्लेट थी, इसलिए वो सीधा अपनी मोम के घर जाती है और चिल्लाती है अगर वो थोड़ी सी खराब थी तो उसे फेंक क्यों दिया। उसकी मोम पूछती है तुम किस बारे में बोल रही हो, तो कहने लगती है मेरी बहन के बारे में। आपको जो चीज थोड़ी खराब लगती है उसे आप फेंक क्यों देते हो, फिर चाहे वो मेरी बहन हो या फिर कोई प्लेट, आगे से कभी मेरे सामान को हाथ भी मत लगाना। और इतना करके वो यहाँ से निकल जाती है। अगले दिन कोर्ट में यून डॉक्टर से सवाल करता है और बच्चे की दिमागी हालत के बारे में कोर्ट को बताने के लिए कहता है। डॉक्टर बताती है कि उसका IQ लो है और अपनी माँ से गहरे लगाव के कारण वो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर से जूझ रहा है। सीधे शब्दों में कहे तो उसकी माँ जो कहती है और करती है उसके खिलाफ वो कोई फैसला नहीं ले पाता है। यून कोर्ट में हादसे वाला वीडियो चलाता है और पूछता है क्या ली सांगमी के इस ओवर रिएक्शन से बच्चे के दिमाग पे असर पड़ सकता है, और डॉक्टर बताती है कि हाँ ये मुमकिन है। जिसके बाद वो ली सांगमी से कुछ सवाल करता है और कोर्ट को बताता है कि उनके हस्बैंड एक डॉक्टर है जो अक्सर बाहर रहते हैं। मिंगू के जन्म के 1 साल बाद सांगमी ने अपनी जॉब छोड़ दी, ना कभी अपने दोस्तों से मिली और ना ही रिश्तेदारों से। उसने अपना खालीपन दूर करने के लिए बच्चे को अपना शिकार बनाया। बच्चा अपनी माँ से इतना इमोशनली उलझ गया कि वो जो भी कहती उसे सच मान लेता। यून कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए बताता है कि मिंगू पूरे 51 महीने का हो चुका है पर सिर्फ एक ही हफ्ते के लिए प्ले स्कूल गया है। यून सांगमी से इसके बारे में पूछता है तो वो जवाब देती है कि मिंगू उसके बिना वहाँ पर रह नहीं पा रहा था। यून कहता है जज साहब हमने प्ले स्कूल में पूछताछ की और वहाँ के स्टाफ का कहना है कि 3-4 दिन बाद बच्चे का दिल वहाँ पे लग गया था। तो इसका मतलब तो यही निकलता है कि जब मिंगू ने अपनी माँ के बिना ही जीना सीख लिया तो सांगमी को फिर से अकेलेपन का डर सताने लगा और उसने मिंगू का प्ले स्कूल जाना बंद करवा दिया। मिस सांगमी की परवरिश के अपने तरीके की वजह से मिंगू पहले से ही मानसिक रूप से काफी कमजोर हो चुका था। अगर बच्चे की इस मेडिकल हालत की कोई जिम्मेदार है तो वो खुद उसकी माँ है। जिसके बाद वो सांगमी से कहता
कहता है कि तुमने अपने ही बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी है, तुम माँ बनने के लायक भी हो या नहीं। ये सुनकर होमिन भी काफी भावुक हो जाती है और इस तरह वो केस जीत जाता है। कोर्ट से बाहर निकलते ही होमिन काफी दुखी थी और यून से पूछती है कि केस तो हम डॉक्टर के बयान से ही जीत गए थे, फिर उस बेचारी के घावों पर इतना नमक छिड़कने की क्या जरूरत थी। यून कहता है नहीं तो वो अपनी पूरी लाइफ यही सोचती रहती कि वो एक अच्छी माँ है। माएँ भी इंसान ही होती है और इंसान मतलब के लिए शैतान भी बन सकते हैं। दुनिया में ऐसी औरतें भी है जो माँ नहीं बनना चाहती और ऐसी भी जिन्हें माँ बनना भी नहीं चाहिए। होमिन कहती है जानती हूँ आप उसे बातों से दुखाना चाहते थे, पर एक बुरी बात किसी की जान भी ले सकती है। यून कहता है मिस कांगोमिन अपनी हदों में रहो और यहाँ से निकल जाता है। होमिन घर आने के बाद अपनी दोस्तों से बात करती है और सियोल कहती है वकीलों को तो ये कहना ही पड़ता है, किसी को बुरा लगेगा इस डर से वो कैसे लड़ेंगे। होमिन कहती है पर इतना भी बुरा नहीं बोलना चाहिए। तो जियून कहती है तू भी कुछ कम नहीं है, अगर ठान लिया तो यून को भी शर्मिंदा कर देगी। फिर वो ये भी बताती है कि होमिन के लॉयर बनने में उसका कितना बड़ा हाथ था। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जब होमिन डिसलेक्सिया से जूझ रही थी और पूरा दिन बैठकर खाली गेम खेलती रहती। अपनी दोस्तों के साथ टहल रही होती है कि इन्हें जियून के डैड मिलते हैं जो काफी अच्छे इंसान थे। उनकी कंपनी में हुए एक हादसे में कमर के नीचे गहरी चोट आई थी और कंपनी के बॉस ने उनकी अच्छाई का फायदा उठाकर इंश्योरेंस भी क्लेम नहीं करने दिया और यहाँ से होमिन के लॉयर बनने का सफर शुरू हुआ। वो फेक लॉयर बनके अपनी दोस्त को लेकर जियून के डैड की कंपनी में पहुंच जाती है। बॉस से कहती है कि मैनेजर की चोट को देखकर लगता है कि वो काम के वक्त लगी चोटें हैं और इसका कारण पुरानी मशीनरी को नहीं बदलने की लापरवाही है। बॉस कहता है पर उसने तो पहले ही इसकी जिम्मेदारी लेने का बयान साइन करके किस्सा खत्म कर दिया है। होमिन कहती है दबाव में किए साइन मंजूर नहीं होते। काम से जुड़ी चोट छुपाना और मशीनों की खामियां नजरअंदाज करना इस जुर्म में कर्मचारी सुरक्षा और स्वास्थ्य अधिनियम के तहत आपको जेल भी हो सकती है। ऊपर से एक्सीडेंट का इल्जाम मजदूर पर डालने की कोशिश को क्रिमिनल लॉ के तहत सजा के तौर पर माना जाता है। दरअसल बॉस ने पुरानी मशीनरी को लेकर उस पर कोई कार्यवाही न हो जाए, इस डर से जियून के डैड को इमोशनल ब्लैकमेल किया कि ऐसा करने से कंपनी बंद हो जाएगी और सबकी नौकरियां भी चली जाएगी। उसके डैड ने सबकी भलाई को देखते हुए पूरी जिम्मेदारी खुद लेकर बयान पर साइन कर दिया था, पर होमिन ने उसकी बैंड बजा दी और बॉस को जियून के डैड को हर्जाने के तौर पर एक जमीन का टुकड़ा देना पड़ा। असल में उस जमीन की कीमत हर्जाने के 8वें हिस्से के बराबर थी, पर उसके डैड इतने भोले थे कि वो जमीन रख ली। पर बाद में उसी जमीन के दाम इतने बढ़ गए कि अब जियून अपनी लाइफ खुशी खुशी जी रही है। तभी होमिन के पास यून का कॉल आता है जो उसे ऑफिस में आने के लिए कहता है। दोनों देर रात तक काम करते हैं, जिसके बाद होमिन देखती है कि यून ब्रेक एरिया की तरफ जा रहा है। यून अपने लिए कॉफी बना रहा था और होमिन भी उसके पीछे चली आती है और ऐसे नौटंकी करती है जैसे उसे बहुत नींद आ रही हो। यून अपनी कॉफी तैयार करके पीने लग जाता है और वो खुद से कहती है कि मैं भी कॉफी पीऊंगी, पर जब यून उसकी हरकतों को समझ नहीं पाता तो वो खुद ही कहने लग जाती है कि वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या आप मेरे लिए भी ऐसी कॉफी बना देंगे। जिसके बाद यून उसके लिए भी कॉफी बना देता है और दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। होमिन कहती है आज मैंने कोर्ट में कुछ ज्यादा ही बोल दिया, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिएगा। यून कहता है कोई बात नहीं। जिसके बाद वो अपनी बहन के बारे में बताती है जिसे उसके मौसा मौसी ने गोद ले लिया था। अपनी माँ के बारे में बताती है कि वो उसकी बहन की विकलांगता को अपनी कमी मानने लगी और इसको होमिन के जरिए पूरा करने के चक्कर में अपनी जॉब भी छोड़ दी। होमिन की परवरिश में उसने कोई कमी नहीं छोड़ी और फिर डिसलेक्सिया हो जाने की वजह से होमिन को हाई स्कूल का लास्ट ईयर क्लियर करने में 3 साल लग गए। यून कहता है पर तुम्हारी एज को देखकर नहीं लगता कि तुम ड्रॉप आउट हो। होमिन बताती है क्योंकि मैं बचपन में काफी होशियार थी तो मुझे 2 क्लास स्किप करने का मौका मिला। आज मुझे कोर्ट में लगा कि आप मेरी माँ पर चिल्ला रहे हो। माएँ भी इंसान होती है और इंसान मतलब के लिए शैतान भी बन सकते हैं। आपकी ये बात मुझे अजीब सा सुकून दे गई। इससे मुझे हकीकत समझने में मदद मिली और माफ करने में भी। यून उसकी बातें सुनकर पुराने पलों को याद करता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हम देखते हैं कि यून जब एक दिन ऑफिस से घर लौटा तो उसने देखा कि डस्टबिन में प्रेगनेंसी टेस्ट वाली स्ट्रिप पड़ी है जो कि पॉजिटिव थी। वो खुशी के मारे अपनी बीवी के पास गया पर उसकी बीवी ने शायद अबॉर्शन करवा लिया था। जब अपनी बीवी से इसके बारे में बात की तो उसने बताया कि हमने शादी से पहले तय किया था ना कि बिना बच्चों के खुशी खुशी रहेंगे, और यह सुनकर यून काफी ज्यादा दुखी हो गया था। यून होमिन से कहता है कि हम अपने दिमाग को समझा सकते हैं पर दिल को नहीं। वो तो आज भी उसे गलत ही मानता है। जिसके बाद वो होमिन को बाय बोलकर जाने लगता है और होमिन उसे कॉपी के लिए शुक्रिया कहती है और यून कहता है कोई बात नहीं। घर जाते समय यून अपने डॉगी हेज के बारे में सोचता है जिसे वो अपने बेटे की तरह मानता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।